3.7 आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज, समस्या क्षेत्रों की पहचान। Although originally developed as an individual therapy for adults IPT, interpersonal therapy has been modified for use with adolescent and older adults। हालांकि इंटरपर्सनल थेरेपी मूल रूप से वयस्कों के लिए एक व्यक्तिगत थेरेपी के रूप में विकसित की गई थी, इसे किशोरों और बुजुर्गों के लिए भी संशोधित किया गया है। इंटरपर्सनल थेरेपी IPT has been adapted for the treatment of depressed adolescent as developmental issues are most common to teenagers such as separation from parents, development of romantic relationships, and initial experience with death of relative or friend extra। इंटरपर्सनल थेरेपी को अवसादग्रस्त किशोरों के उपचार के लिए इसलिए अनुकूलित किया गया है क्योंकि इस उम्र में विकास से जुड़े मुद्दे जैसे माता पिता से दूरी, रोमांटिक संबंधों का विकास और किसी रिश्तेदार या मित्र की मृत्यु का पहला अनुभव आम होता है। Interpersonal therapy for adolescent help the adolescent identify the develop more adaptive methods for dealing with the interpersonal issues associated with the onset और मेंटेनेंस ऑफ देयर डिप्रेशन। किशोरों के लिए इंटरपर्सनल थेरेपी उन्हें उनके अवसाद की शुरुआत या उससे बनाए रखने वाले इंटरपर्सनल मुद्दों को समझने और उनसे निपटने के लिए अधिक अनुकूल तरीकों को विकसित करने में मदद करती है। Although the treatment involves primarily individual sessions with the teenager, parents are asked to participate in a few sessions to receive education about problem to address any relationship difficulties may be occurring between the adolescent and his parents and to help support the adolescent treatment। हालांकि इस उपचार में मुख्य रूप से किशोर के साथ व्यक्तिगत सत्र होते हैं, लेकिन माता पिता को कुछ सत्रों में शामिल किया जाता है ताकि वे समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। माता पिता और किशोर के बीच मौजूद किसी भी संबंध समस्या को संबोधित किया जा सके और उपचार में किशोर को समर्थित किया जा सके। The techniques of interpersonal therapy IPT were developed to manage 4 basic interpersonal problem areas: unresolved grief, role transition, interpersonal role dispute, often marital disputes, and interpersonal deficiencies। IPT की तकनीकें 4 बुनियादी इंटरपर्सनल समस्या क्षेत्रों को प्रबंधित करने के लिए विकसित की गई हैं। अनसुलझा शोक, अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ, भूमिका परिवर्तन, रोल ट्रांजिशन, इंटरपर्सनल भूमिका विवाद यानी अक्सर वैवाहिक विवाद, इंटरपर्सनल कमी, अक्षमता, interpersonal deficits। In the early session, the interpersonal therapist, counselor, and the client attempt to determine which of these 4 problems is most closely associated with the onset of the current depressive episode। शुरुआती सत्र में थेरेपिस्ट, काउंसलर और क्लाइंट यह निर्धारित करने की कोशिश करते हैं कि इन 4 समस्याओं में से कौन सी समस्या वर्तमान अवसाद के एपिसोड में सबसे अधिक जुड़ी हुई है। थेरेपी इज देन organized to help the client deal with the interpersonal difficulties in the primary problem area। इसके बाद थेरेपी को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि क्लाइंट अपनी मुख्य समस्या क्षेत्र से जुड़ी इंटरपर्सनल कठिनाइयों से निपट सके। The coping strategies that the client is encouraged to discover and employ in daily life are tailored to his or her individual situation। क्लाइंट को जो सामना करने की रणनीतियां खोजने और रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वे उसकी व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुसार तैयार की जाती हैं। अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ, अनसुलझा शोक। इन नॉर्मल bereavement, person experiences symptoms such as sadness, disturbed sleep, and difficulty functioning, but these usually resolve in 2 or 4 months। सामान्य शोक बेरीवमेंट में व्यक्ति उदासी, नींद में गड़बड़ी और कामकाज में कठिनाई जैसी समस्याएं अनुभव करता है, लेकिन आमतौर पर 2 से 4 महीनों में ठीक हो जाती है। अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ इज डिप्रेस्ड पीपल is usually either delayed grief, which has been postponed and then experienced long after the loss, or distorted grief, in which there is no felt emotion of sadness, but there may be non-emotional symptoms, often physical। अवसादग्रस्त लोगों में अनसुलझा शोक आमतौर पर 2 प्रकार का होता है: विलंबित शोक, डिलेड ग्रीफ, जिसे लंबे समय तक टाला गया हो और बहुत समय बाद महसूस हो। विकृत शोक यानी डिस्टॉर्टेड ग्रीफ, जिसमें भावात्मक उदासी महसूस नहीं होती लेकिन गैर भावात्मक विशेषकर शारीरिक लक्षण दिखते हैं। इफ अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ इज आइडेंटिफाइड एज द प्राइमरी इशू, द गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट आर टू फैसिलिटेट द मोर्निंग प्रोसेस। यदि अनसुलझा शोक प्रमुख समस्या के रूप में पहचाना जाता है तो उपचार का लक्ष्य शोक प्रक्रिया को सुगम बनाना होता है। सक्सेसफुल थेरेपी
Counseling will help the client re-establish interest and relationships that can begin to fill the void of what has been lost. सफल थेरेपी काउंसलिंग क्लाइंट को अपने पुरानी रुचियों और संबंधों को फिर से स्थापित करने में मदद करती है, जिससे खो चुके व्यक्ति या चीज की भरपाई का भाव उत्पन्न हो सके। रोल डिस्प्यूट्स, भूमिका विवाद। Interpersonal role disputes occur when the client and at least one other significant person have differing expectation of their relationship. Interpersonal भूमिका विवाद तब होते हैं जब क्लाइंट और उसके जीवन के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की उनके संबंध को लेकर अपेक्षाएं अलग-अलग होती हैं। The IPT therapist counselor focuses on these disputes if they seem stalled or repetitious or offer little hope ऑफ इम्प्रूवमेंट। यदि यह विवाद रुके हुए बार बार दोहराए जा रहे हों या उनमें सुधार की कम संभावना हो तो आईपीटी थेरेपिस्ट काउंसलर इन पर ध्यान केंद्रित करता है। The treatment goals include helping the client identify the nature of the dispute, decide on a plan of action, and begin to modify unsatisfying patterns, reassess expectations of the relationship or both. उपचार के लक्ष्य हैं क्लाइंट को विवाद की प्रकृति पहचानने में मदद करना, कार्य योजना बनाना और असंतोषजनक पैटर्न को बदलना या संबंध की अपेक्षाओं का पुनर्मूल्यांकन करना या दोनों करना। The therapist counselor does not direct the client to one particular resolution of difficulties and should not attempt to preserve unworkable relationships. थेरेपिस्ट या काउंसलर क्लाइंट को किसी एक निश्चित समाधान की ओर नहीं धकेलता और न ही ऐसे रिश्तों को बचाने की कोशिश करता है जो चल नहीं सकते। 3.7.3 रोल ट्रांजिशंस, भूमिका परिवर्तन। डिप्रेशन एसोसिएटेड विद रोल ट्रांजिशंस occur when a person has difficulty coping with life changes that require new roles. भूमिका परिवर्तन से जुड़े अवसाद तब होते हैं जब कोई व्यक्ति जीवन में आने वाले उन बदलावों से निपटने में कठिनाई महसूस करता है जिनमें नई भूमिकाएं अपनानी पड़ती हैं। These may be such transition as retirement, a career change, moving or leaving home. ये परिवर्तन जैसे सेवानिवृत्ति, करियर बदलना, नया स्थान बदलना या घर छोड़कर आना आदि शामिल हो सकते हैं। People who are clinically depressed are most likely to experience role changes as losses rather than opportunities. जो लोग क्लिनिकल अवसाद से पीड़ित होते हैं वे भूमिका परिवर्तन को अवसर की बजाय हानि के रूप में अनुभव करते हैं। The loss may be obvious as when a marriage ends or more subtle at the loss of freedom people experience after the birth of a child. यह हानि कभी स्पष्ट हो सकती है जैसे विवाह का समाप्त होना और कभी छिपी हुई जैसे बच्चे के जन्म के बाद स्वतंत्रता कम हो जाना। Therapy counseling is terminated when a client has given up their old role, expressed the accompanying feelings of guilt, anger, and loss, acquired new skills, and developed a new social network around the new role. Therapy counseling तब समाप्त की जाती है जब क्लाइंट अपनी पुरानी भूमिका को छोड़ देता है, उससे जुड़ी अपराध बोध, गुस्सा और हानि की भावनाएं व्यक्त कर लेता है, नई भूमिका के लिए आवश्यक कौशल सीख लेता है और उस नई भूमिका के अनुरूप एक नया सामाजिक नेटवर्क बना लेता है। 3.7.4 इंटरपर्सनल डेफिसिट्स, पारस्परिक कमियां। Interpersonal deficits are the focus of treatment when the client has a history of inadequate or unsupportive interpersonal relationships. Interpersonal कमियां उपचार का केंद्र तब बनती हैं जब क्लाइंट के जीवन में पहले से ही कमजोर या असमर्थकारी संबंधों का इतिहास हो। The client may never have established lasting or intimate relationships as an adult and may experience a sense of inadequacy, lack of self-assertion, and guilt about expressing anger. क्लाइंट संभवतः वयस्क होने पर कभी स्थायी या घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं कर पाया होगा और वह हीनता, आत्मदृढ़ता की कमी या गुस्सा व्यक्त करने को लेकर अपराध बोध महसूस कर सकता है। Generally, clients with a history of extreme social isolation come to therapy with more सीवियर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। आमतौर पर जो क्लाइंट लंबे समय से सामाजिक रूप से अत्यधिक अलग थलग रहे हों वे गंभीर भावात्मक परेशानियों के साथ थेरेपी में आते हैं। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू रिड्यूस द क्लाइंट सोशल आइसोलेशन। उपचार का मुख्य लक्ष्य क्लाइंट की सामाजिक एकाकीपन को कम करना है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन करंट रिलेशनशिप, therapy counseling in this area focuses on the client's past relationships, the present relationship, and the therapist counselor and ways to form new relationships. वर्तमान संबंधों पर ध्यान देने के बजाय इस क्षेत्र में थेरेपी काउंसलिंग
क्लाइंट के पुराने संबंधों पर, वर्तमान में क्लाइंट और थेरेपिस्ट काउंसलर के बीच संबंध पर और नए संबंध बनाने के तरीकों पर केंद्रित होता है। 3.8 स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल काउंसलिंग IPC। इंटरपर्सनल काउंसलिंग की संरचना। One of the most influential models of relationship development was proposed by psychologist George Levinger। संबंधों के विकास का सबसे प्रभावशाली मॉडलों में से एक मनोवैज्ञानिक जॉर्ज लेविंगर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। This model was formulated to describe heterosexual adult romantic relationships, but it has been applied to other kinds of interpersonal relationship as well। यह मॉडल मूल रूप से वयस्कों के विषम लैंगिक रोमांटिक संबंधों को समझाने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे अन्य प्रकार के इंटरपर्सनल संबंधों पर भी लागू किया गया। According to the model, the natural development of a relationship follows 5 stages। इस मॉडल के अनुसार किसी भी संबंध का प्राकृतिक विकास 5 चरणों में होता है। सबसे पहले है परिचय, एक्वेंटेंस। Becoming acquainted depends on previous relationship, physical proximity, first impression and a variety of other factors। परिचित होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे पुराने संबंध, भौतिक निकटता, पहली छाप और अन्य कई बातें। If two people begin to like each other, continued interactions may lead to the next stage, but acquaintance can continue indefinitely। यदि दो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे तो बातचीत बढ़ते बढ़ते अगला चरण आ सकता है, लेकिन केवल परिचय वाला चरण अनिश्चित समय तक चल सकता है। नंबर 2, बिल्डअप, निर्माण, विकास। ड्यूरिंग दिस स्टेज पीपल बिगिन टू ट्रस्ट एंड केयर अबाउट ईच अदर। इस चरण में लोग एक दूसरे पर भरोसा और ख्याल करना शुरू करते हैं। द नीड ऑफ इंटीमेसी, कॉम्पेबिलिटी एंड सच फिल्टरिंग एजेंट्स एज कॉमन बैकग्राउंड एंड गोल्स विल इन्फ्लुएंस वेदर और नॉट इंटरेक्शंस कंटिन्यूज। इस चरण में घनिष्ठता की आवश्यकता, आपसी अनुकूलता, समान पृष्ठभूमि और समान लक्ष्यों जैसे कारक तय करते हैं कि संबंध आगे बढ़ेगा या नहीं। कंटिन्यूएशन, स्थायित्व, निरंतरता। दिस स्टेज फॉलोज अ म्यूचुअल वे ऑफ कमिटमेंट टू अ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, लॉन्ग रोमांटिक रिलेशनशिप और मैरिज। इस चरण में दोनों पक्ष लंबे समय की दोस्ती, प्रेम संबंध या विवाह के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं। इट इज जनरली अ लॉन्ग रिलेटिवली स्टेबल पीरियड। यह एक लंबी और अपेक्षाकृत स्थिर अवधि होती है। नेवरदलेस कंटिन्यूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल ऑकर ड्यूरिंग दिस टाइम। इसके बावजूद इस अवधि में संबंध में विकास और परिपक्वता जारी रहती है। म्यूचुअल ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द रिलेशनशिप। संबंध को बनाए रखने में आपसी विश्वास बेहद महत्वपूर्ण है। डिटेरियोरेशन, बिगड़ना, गिरावट। तो नॉट ऑल रिलेशनशिप डिटेरिएट बट दोज दैट टू टेंड टू शो साइंस ऑफ ट्रबल। सभी संबंध नहीं बिगड़ते, लेकिन जो बिगड़ते हैं उनमें परेशानी के संकेत दिखाई देने लगते हैं। बोर्डम, रिजेंटनेस एंड डिससैटिस्फैक्शन में ऑकर एंड इंडिविजुअल्स में कम्युनिकेट लेस एंड अवॉइड सेल्फ डिस्क्लोजर। उबाऊपन, नाराजगी और असंतोष बढ़ जाता है। लोग कम बातचीत करने लगते हैं और अपनी भावनाएं साझा करने से बचते हैं। लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड बिट्रेयल्स may take place as the downward spiral continues, eventually ending the relationship। विश्वास टूट सकता है, विश्वासघात हो सकता है या यह गिरावट अंततः संबंध को समाप्त कर सकती है। Termination, the final stage marks the end of the relationship either by death in the case of a healthy relationship or by separation। अंतिम चरण संबंध के समाप्त होने को दर्शाता है, या तो स्वस्थ रिश्ते के मामले में मृत्यु द्वारा या फिर अलगाव से। 3.8.1 फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरपर्सनल काउंसलिंग। इंटरपर्सनल काउंसलिंग को प्रभावित करने वाले कारक। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरपर्सनल काउंसलिंग इज बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ द क्लाइंट पर्सनैलिटी एंड द फोकस इज ऑन फॉलोइंग। इंटरपर्सनल काउंसलिंग की संरचना क्लाइंट और उसकी व्यक्तित्व संबंधी विभिन्न पहलुओं पर आधारित होती है और इसका ध्यान निम्न पर होता है। क्लाइंट्स इमोशंस, क्लाइंट की भावनाएं, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ क्लाइंट्स रेसिस्टेंस टू ट्रीटमेंट, क्लाइंट की उपचार के प्रति प्रतिरोध भावना का विश्लेषण, डिस्कशन ऑफ पैटर्न्स इन क्लाइंट्स रिलेशनशिप्स एंड एक्सपीरियंसेस, क्लाइंट के संबंधों और अनुभवों में पैटर्न की चर्चा, टेकिंग अ डिटेल्ड पास्ट हिस्ट्री, क्लाइंट का विस्तृत अतीत जानना, एंड एम्फेसिस ऑन क्लाइंट्स करंट इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस, वर्तमान इंटरपर्सनल अनुभवों पर ध्यान देना, एक्सप्लोरेशन ऑफ द काउंसलर क्लाइंट रिलेशनशिप, काउंसलर और क्लाइंट के संबंध का मूल्यांकन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट्स विशेस एंड फैंटासीज, क्लाइंट की इच्छाओं और कल्पनाओं की पहचान। These are the 7 types of factors interventions that are commonly used in interpersonal counseling
many of which reflect the influence of psychodynamic psychotherapy। ये 7 प्रकार के कारक हस्तक्षेप इंटरपर्सनल काउंसलिंग में आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं और इनमें से कई मनोगतिकीय मनोचिकित्सा के प्रभाव को दर्शाते हैं। 3.8.2 इम्पोर्टेंस फीचर्स फॉर इंटरपर्सनल काउंसलिंग फॉर काउंसलर। काउंसलर के लिए इंटरपर्सनल काउंसलिंग की महत्वपूर्ण विशेषताएं। To begin with interpersonal counseling, following points should be mind in by the counselor। इंटरपर्सनल काउंसलिंग शुरुआत करते समय काउंसलर को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। एस्टेब्लिश रेपो स्थापित करना, रूल आउट फिजिकल इलनेस एज अ कॉज फॉर सिम्टम्स, किसी शारीरिक बीमारी को लक्षणों का कारण होने से बाहर करना, डिटरमाइन द प्रेजेंस of any specific psychiatric diagnosis, किसी विशिष्ट मानसिक समस्या का पता लगाना, introduce IPC and suggest the possible relationship between the patient symptoms of distress and current life stress। IPC का परिचय देना और रोगी के तनाव के लक्षणों तथा वर्तमान जीवन तनाव के बीच संबंध समझाना। Explore the patient's current interpersonal and सोशल सिचुएशन। इंटरपर्सनल डायग्नोसिस, रोगी की वर्तमान इंटरपर्सनल और सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करना। आइडेंटिफाई विद द पेशेंट द स्पेसिफिक करंट स्ट्रेस एरियाज दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सिम्टम्स। इंटरपर्सनल फॉर्मुलेशन, रोगी के साथ मिलकर उन तनाव क्षेत्रों की पहचान करना जो उसके लक्षणों को बढ़ा रहे हैं। हेल्प द पेशेंट डील मोर पॉजिटिवली विद द स्पेसिफिक स्ट्रेस एरिया आइडेंटिफाइड, रोगी को पहचाने गए तनाव क्षेत्र से अधिक सकारात्मक तरीके से निपटने में सहायता करना। होमवर्क असाइनमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ चेंज फॉर ईच एरिया। परिवर्तन की प्रक्रिया तेज करने के लिए होमवर्क असाइनमेंट दिए जाते हैं। टर्मिनेशन ऑफ द आईपीसी रिलेशनशिप, आईपीसी संबंध का समापन। 3.8.3 स्टेजेस ऑफ इंटरपर्सनल काउंसलिंग। इंटरपर्सनल काउंसलिंग के चरण। द स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी इज ऑफ अ ब्रीफ ट्रीटमेंट ऑफ 6 सेशंस ईच विद एन एक्सप्लिसिट फोकस। आईपीसी एक संक्षिप्त उपचार पद्धति है जिसमें 6 सत्र होते हैं और प्रत्येक सत्र स्पष्ट उद्देश्य होता है। असेसमेंट, मूल्यांकन। एजुकेशन अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। इंटरपर्सनल संबंधों और मनोवैज्ञानिक लक्षणों के बीच संबंध के बारे में शिक्षण। आइडेंटिफाइंग करंट स्ट्रेस areas and helping the patient deal with these, identifying current stress areas and helping the patient deal with these more positively। वर्तमान तनाव क्षेत्रों की पहचान करना और रोगी को उनसे सकारात्मक रूप में निपटने में सहायता करना। इन टर्मिनेशन ऑफ आईपीसी रिलेशनशिप और आईपीसी संबंध का समापन। इंटरपर्सनल काउंसलिंग कैन बी यूटिलाइज्ड in general practice to reduce psychological symptoms, restore morale and improve self-esteem and the quality of the client's social adjustment and interpersonal relationship। For example, interpersonal counseling का उपयोग सामान्य प्रैक्टिस में किया जाता है मनोवैज्ञानिक लक्षणों को कम करने, मनोबल बढ़ाने, आत्मसम्मान सुधारने और क्लाइंट की सामाजिक समायोजन और इंटरपर्सनल संबंधों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए। विजिट 1 ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उपचार अनुबंध। पहला सत्र जो आमतौर पर सबसे लंबा होता है, इस सत्र में काउंसलर यह तय करता है कि क्लाइंट आईपीसी के लिए उपयुक्त है या नहीं। जिन लोगों को मेजर डिप्रेशन, बायोपोलर डिसऑर्डर, साइकोसिस या सुसाइडल टेंडेंसीज हों, वे आईपीसी के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते। इंटरपर्सनल डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है? काउंसलर क्लाइंट से पूछता है हाल के जीवन परिवर्तन, मूड में बदलाव, सामाजिक कार्य क्षमता में बदलाव, जीवन परिस्थितियों और लक्षणों की शुरुआत के बीच संबंध। सत्र के अंत तक काउंसलर एक ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिसमें निम्न बातें स्पष्ट होती हैं कि इस थेरेपी का कोई मानसिक रोग संबंधित उद्देश्य नहीं है, बल्कि उद्देश्य यह समझना है कि जीवन के तनाव कैसे क्लाइंट की भावनाओं को प्रभावित कर रहे हैं। थेरेपी अल्पकालिक है, अधिकतम 6 सत्र और हर सत्र 30 मिनट तक। उम्मीद लाभ ये है कि लक्षणों को कम करना और बेहतर कॉपिंग स्ट्रेटेजी सीखना। आईपीसी सामान्य मेडिकल उपचार के अतिरिक्त है, उसका स्थानापन्न नहीं है। सत्र के अंत में काउंसलर क्लाइंट को होमवर्क देता है। जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं लिखने को कहा जाता है। इसे अगली मुलाकात में
लाने को कहा जाता है। विजिट टू विशिष्ट समस्या क्षेत्रों की पहचान। दूसरे सत्र में काउंसलर ये तय करता है कि कौन सा विशेष समस्या क्षेत्र आईपीसी का फोकस बनेगा। इसके लिए वह निम्न बातों की समीक्षा करता है कि वर्तमान लक्षणों की शुरुआत और अवधि क्या रही, मौजूदा जीवन परिस्थितियां इस समय क्या हैं, नजदीकी इंटरपर्सनल संबंध, हाल में इन सभी में आए क्या बदलाव हैं। मुख्य लक्ष्य ये होते हैं कि काउंसलर क्लाइंट की मदद करता है कि वह पहचान सके कि वह किन व्यक्तियों के साथ कठिनाई झेल रहा है, किस प्रकार की समस्याएं उसे आ रही हैं, क्या संबंध को अधिक संतुष्टिपूर्ण बनाने के तरीके मौजूद हैं। अब तीसरे से पांचवी जो विजिट्स रहेंगी वो विशिष्ट तनाव क्षेत्रों पर कार्य करेंगी। इन 3 सत्रों में काउंसलर क्लाइंट के साथ मिलकर पहचाने गए तनाव क्षेत्रों पर काम करेगा, जैसे कि ग्रीफ, लॉस, शोक या हानि। काउंसलर क्लाइंट की मदद करता है खोई हुई चीजों की जगह नए संबंध, नई रुचियां विकसित करने में, मृत व्यक्ति के बारे में बात करने में, वे कैसे थे, संबंध कैसा था, बीमारी या मृत्यु की परिस्थितियां क्या रही, पुरानी तस्वीरें देखने, पुराने दोस्तों से मिलना और अगले सत्रों में इन पर चर्चा करना, नई सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करना, नए रोल को सकारात्मक कम सीमित दृष्टिकोण से देखने में, यह समझने में कि पुराने रोल को छोड़ना विकास का अवसर भी है, जो खो गया है उसका मूल्यांकन करना और भावनाओं को बाहर निकलने देना, आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए नए कौशल और सामाजिक समर्थन प्रणाली बनाना। विजिट 6 होता है समापन, टर्मिनेशन। यह सत्र आमतौर पर 5वें सत्र के 2 सप्ताह बाद होता है, लेकिन यही यदि क्लाइंट पहले ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है तो ये जल्दी भी किया जा सकता है। इस सत्र में काउंसलर पिछले सत्रों की समीक्षा करता है, क्लाइंट की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करता है, आईपीसी के समाप्त होने की प्रक्रिया को समझता है, प्रगति पर जोर देता है, क्लाइंट के पास उपलब्ध सपोर्ट सिस्टम की याद दिलाता है, जो भी सपोर्ट सिस्टम क्लाइंट के पास इस समय मौजूद है उसकी वह याद दिलाता है, भविष्य में आने वाली समस्याओं से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा करता है। टर्मिनेशन एंड एंग्जाइटी। कई क्लाइंट थेरेपी समाप्त होने को लेकर चिंता दिखाते हैं। आवश्यक हो तो एक अतिरिक्त सत्र भी रखा जा सकता है। एंड स्टेज ऑफ आईपीटी या आईपीसी का अंतिम चरण। अंतिम चरण में थेरेपिस्ट क्लाइंट द्वारा अर्जित लाभों को मजबूत करता है, उन क्षेत्रों पर चर्चा करता है जिन पर अभी भी काम करने की आवश्यकता है, रिलैप्स प्रिवेंशन यानी पुनरावृत्ति रोकने की रणनीतियां देता है, थेरेपी समाप्त होने से जुड़ी भावनाओं पर चर्चा करता है।